हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा और बहु कला प्रणाली। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और पॉलीफेज सिस्टम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूबीपीसीएल या आरबीएनएल या और एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें 2-3 क्वेश्चन इससे जरूर आता है। इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। हम लोग धीरे धीरे करके इसके बारे में समझेंगे, है ना। ये अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी हमारे घरों में आती है। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आप जानते हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको शायद नहीं पता होगा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो उसको हम कैसे बताते हैं कि वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा एक निश्चित पथ पर परिवर्तित होती है। मतलब ऐसी धारा जो एक समय के बाद परिवर्तित होती रहती है, और प्रत्यावर्ती धारा या एसी कहलाता है। हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए सामान्य आवृत्ति जो होती है वो आपको पता है कि 50 हर्ट्ज होती है। पूरे इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिमाग में आता है कि 50 की जगह 60 करते हैं, 70 करते हैं। अगर अदर कंट्री में यूज करते हैं हम 60-70 कर सकते हैं। जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसमें हम फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारा पूरा सिस्टम बना है वो कितने के लिए बना है? 50 हर्ट्ज के लिए। अगर हम 60 करेंगे तो हमें पूरा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। एसी की बात करते हैं बच्चों, तो एसी देखिए, एसी की वेवफॉर्म आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से हमारी एसी धारा जो होती है वो बहती है। उसको हम लोग इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग डीसी धारा की भी बात कर लेते हैं कि डीसी धारा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में एसी और डीसी दोनों की बातें रहेंगी। अगर हम लोग डीसी की बात करते हैं तो वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है। डीसी की अगर हम लोग बात करते हैं, डीसी में प्रवाह और दिशा दोनों नियत रहती है। दिश धारा या डीसी धारा कहलाती है। ठीक है, आगे अगला टर्म है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये सब चीजें आप जानते हैं बच्चों, एक बार तब भी रिवीजन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो पेपर है, पेपर में चीजें वही आती हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ये चीजें आसान है और इन्हीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा आवृत्ति। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि चक्करों की संख्या प्रति सेकंड किए गए चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। इसको छोटे एफ, स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। और जो टी होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल का और आवृत्ति का संबंध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब टी बराबर 1/f या एफ बराबर 1/t होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ओमेगा एक टर्म है। ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π होता है। ठीक है, ओमेगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं घूर्णी आवृत्ति बेसिकली होता है। तो या जो ओमेगा इक्वल टू 2π होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओमेगा की बात हो जाती है। इनमें कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है। उसके बाद हमारे पास जो हमने पढ़ा था, अगर तुल्यकारी स्पीड की बात करते हैं तो ns बराबर 120f/p होता है। वहां से अगर हम आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति बराबर np/120 होता है। ये जनरेटर जो होता है यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है कि आपको इतनी स्पीड रखनी है, इतने नंबर ऑफ पोल रखने हैं, ताकि जो f की बात कर रहे हैं, f का मान हमेशा कितना है? 50 हर्ट्ज निकल के आए। ठीक है, तो ये एसी समीकरण जो हमारा होता है वो उसका क्या बोलते हैं उसको? आई नॉट साइन थीटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी बोलते हैं। आई नॉट का मतलब आई का मैक्सिमम मान, धारा का मैक्सिमम मान। साइन एक मैथमेटिकल टर्म होता है। ओमेगा बराबर 2πf अभी हमने पढ़ा था, और टी होता है। ये अगर एसी समीकरण की हम लोग बात करते हैं तो वहां से निकल के आता है। उसके बाद कह रहे हैं तात्कालिक मान क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसको आप बोलते हैं। तात्कालिक मान जो हमारा ये वेवफॉर्म दिख रहा है इसमें बहुत सारी वैल्यू है जिसको वो पूछता है। तो तात्कालिक मान का मतलब क्या हो गया? कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा का किसी भी पल पर मान उसका तात्कालिक मान कहलाता है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक टाइम पर जो उसकी वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी? उसका तात्कालिक मान कहलाता है। शिखर मान की बात करते हैं, पीक वैल्यू, शिखर से ही पता चल रहा है। इसका मतलब जब वो अधिकतम मान जो होगा किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक या ऋणात्मक में अधिकतम जो मान होता है वो उसका शिखर मान आई नॉट जिसको हम बोलते हैं, आई नॉट या वी नॉट जो हम लोग बोलते हैं, वो हमारा शिखर मान होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? तो वर्ग माध्य मूल मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो क्या होता है? कहते हैं कि इसको हम इंग्लिश में आरएमएस बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं।
कहता है कि आरएमएस मान मतलब रूट मीन स्क्वायर, मीन मतलब होता है औसत, रूट का मतलब अंडर रूट होता है, और स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसका आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम इसको डेफिनेशन की बात करते हैं, आरएमएस मान या एसी, आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतने ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि उतने समय में डीसी उत्पन्न करता है। ये एसी का आरएमएस मान जो हमारा होता है, उसको हम फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं तो आई आर एम एस बराबर होता है 0.703 आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम की वैल्यू होती है, मतलब अधिकतम मान हो गया। ये करंट में हो गया। अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज में भी वही रहेगा, करंट की जगह पे वोल्टेज निकल के आ जाता है। या करंट या वोल्टेज का जो अधिकतम मान होता है बच्चों, उसको अगर हम 1/√2 कर देते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, आरएमएस मान या रूट मीन स्क्वायर जिसको बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान, वो निकल के आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम एसी की बात करते हैं तो हम आरएमएस की मान बात करते हैं। एसी में हमेशा आरएमएस मान लिया जाता है, क्योंकि एसी का जो औसत मान होता है, धनात्मक ऋणात्मक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो वैल्यू शून्य हो जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें एसी में आरएमएस की बात करते हैं। और औसत मान जो होता है वो डीसी में हमेशा हम औसत मान की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा औसत मान का है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज, वोल्टा के आधे चक्र में तात्कालिक मानों का औसत। जो एसी है, एसी में अगर हम पूरी साइकिल का औसत मान निकालते हैं तो वो शून्य निकल के आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं उसकी आधी साइकिल लेके चलते हैं, तो वहां से औसत मान निकलता है। औसत मान का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है कि अगर हम धारा की बात करते हैं तो 0.327, ये हमारा मैक्सिमम से रिलेट करता है। अगर वोल्टेज होगा तो करंट की जगह पे वोल्टेज हो जाता है। ये जो छोटे छोटे मान हैं, जो फॉर्मूले हैं निकल के आ रहे हैं, वैल्यू निकल के आ रही है, इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब अगर कह रहा है कि औसत मान की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो औसत मान कहाँ पे हम लोग लेते हैं, अगर हमारे पास डीसी होगा तो डीसी में औसत मान, और एसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो एसी में हम आरएमएस मान की बात करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, हम डीसी में क्या करते हैं औसत मान की बात करते हैं और एसी में क्या करते हैं आरएमएस मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कुछ फैक्टर हमारे पास होते हैं, पीक फैक्टर हो गया, फॉर्म फैक्टर हो गया, ये सब फैक्टर्स आते हैं जिसको हम गुणांक बोलते हैं। तो कह रहा है कि पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर का मतलब क्या हो गया, हमारे पास मैक्सिमम मान भी आ गया, अधिकतम मान आ गया, और आरएमएस मान रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान आ गया। तो इनसे हम बहुत सारी वैल्यू निकालते हैं। तो पीक मान या शिखर जो गुणांक होता है, शिखर गुणांक या पीक गुणांक जो होता है, उसको उसका मान अगर हम देखें तो अधिकतम मान और आरएमएस मान दोनों का जो अनुपात होता है वो पीक फैक्टर कहलाता है या शिखर गुणांक कहलाता है, जिसका मान 1.414√2 जिसका मान होता है वो हमारा पीक गुणांक या क्रिस्ट फैक्टर या श्रृंग गुणांक होता है। ये एसी की बात कर रहा है। रूप गुणांक जिसको फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट है, आता है। फॉर्म फैक्टर का मान कहता है एसी के लिए कितना होता है 1.11। दोस्तों यहाँ एक समझने वाली चीज है कि एसी का जो वोल्टेज होता है वो हमेशा 11 के मल्टीपल में होता है, 11 के गुणनखंड में होता है। 110, 220, 330, 440, 660, 11 केवी, 22 केवी, 66 केवी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमेशा 11 के मल्टीपल में ही क्यों रहता है। उसका रीजन ये है कि एसी में जो वेवफॉर्म होती है या जो हमारा ट्रांसफार्मर से निकलता है या जो आपके जनरेटर से वोल्टेज निकलता है वो हमेशा फॉर्म फैक्टर पे निर्भर करता है, और एसी का फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.1111 इस तरीके से चलता है। इसीलिए जो भी वोल्टेज हम लेके चलते हैं वो 11 के गुणनखंड में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई शिखर गुणांक की और रूप गुणांक की। अब ये जो हमने अभी बात की है कि आरएमएस मान क्या होगा, एवरेज मान क्या होगा, फॉर्म फैक्टर क्या होगा, पीक फैक्टर क्या होगा। अब एसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसी की अगर वेवफॉर्म की देखें तो ये हमारा साइन वेवफॉर्म कहलाता है, ये हाफ वेव साइन वेवफॉर्म कहलाता है, और ये हमारा जो पल्सेटिंग वेवफॉर्म कहलाता है, जो एसी से अगर हम लोग डीसी बनाते हैं तो पल्स के फॉर्म में निकलता है। रेक्टेंगुलर एसी की बात करते हैं तो ये निकल के आता है, ट्रेंगुलर की बात करते हैं तो ये निकल के आता है। तो ये सारी जो वेवफॉर्म है इनकी वैल्यू आपको याद करनी होगी कि इसका आरएमएस मान क्या होगा। कभी पूछ लेगा कि ट्रेंगुलर के लिए हमारा आरएमएस मान क्या होगा, औसत मान क्या होगा, रूप गुणांक क्या होगा और शिखर गुणांक क्या होगा, तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ये टेबल इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो एक समरी के रूप में दे रखा है। इसको आप लोग याद रखेंगे तो एग्जाम में अच्छा रहेगा, अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं फेज का मान। तो फेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो फेज का मतलब क्या होगा, कहते हैं फेज नहीं आ रहा है। तो बेसिकली फेज हमारा दो तरीके का होता है, सिंगल फेज और थ्री फेज की हम लोग बात करते हैं। कहते हैं कि अगर दो वेवफॉर्म सेम फेज में है, इसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ चलती हैं। जीरो अगर वेवफॉर्म हो गई तो दोनों जीरो हो जाएंगी,
अधिकतम हो गई तो अधिकतम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेवफॉर्म हमारी फेज में है। आउट ऑफ फेज की बात हो गई। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या हो गया कि जब दोनों वेवफॉर्म जो होंगी वो 180 डिग्री पे होती हैं तो उसको आउट ऑफ फेज बोलते हैं या एंटी फेज बोलते हैं, एक दूसरे के विपरीत चलती है तो आउट फेज कहलाता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे इनका जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है उसमें क्या संबंध होता है उसको हम लोग देखेंगे। आगे कह रहा है कि लीडिंग और लैगिंग क्वांटिटी। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी और लैगिंग का मतलब होता है पश्चगामी। कुछ वेवफॉर्म होती हैं जो लीडिंग चलती हैं, कुछ होती हैं जो लैगिंग चलती है। अगर एक जनरल हम लोग बात करें, देसी भाषा में बात करें, लीडिंग का मतलब आगे चलना, तो किसी न किसी एंगल पे वो लीड करेगी, मतलब पॉजिटिव में रहेगा। लैगिंग का मतलब क्या होगा, पीछे चलना। कहते हैं कि उसकी स्टडी लैगिंग चल रही है, इसका मतलब क्या, वो पीछे चल रहा है। और लीडिंग का मतलब आगे चलना। तो ये तो हमारा अग्रगामी और पश्चगामी की वो बात कर रहा है। अब कह रहा है कि अगर परिपथ में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट जैसे प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, और इस तरीके से हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी वो लीडिंग होगी, कहाँ पे वैल्यू हमारी लैगिंग होती है। ठीक है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम शुद्ध जो प्रतिरोध होता है, अगर हम ले लेते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट ले लेते हैं, एक हम ऐसा सर्किट लेते हैं जिसमें केवल प्रतिरोध लगा हो, तो उसमें जो हमारा लीडिंग होगा लैगिंग होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एक ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल सिर्फ प्रतिरोध लगा हो, केवल प्रतिरोध लगा होगा, उसको हम बोलते हैं शुद्ध प्रतिरोधी प्रतिरोध। सिर्फ आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, तो वहां पे हमारा लीडिंग होगा लैगिंग होगा, उसका शक्ति गुणांक कितना होगा वो उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है शुद्ध प्रतिरोधी प्रतिरोध में विद्युत शक्ति की गणना डीसी परिपथ की भांति की जाती है। अच्छा, प्रतिरोध में अगर हम लोग बात करते हैं तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इस तरीके से जो वैल्यूज होती हैं वो हम लोग निकालते हैं। जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो सिंपल लगता है, जैसे एसी डीसी दोनों में सेम लगता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक पॉइंट निकल के आता है जिसको बोलते हैं चोक वाले इंडक्टर बोलते हैं, चोक जिसको बोलते हैं। अगर हम लोग चोक बोलते हैं तो हमारे पास ट्यूबलाइट होती है, उसमें चोक लगा होता है, बाइक में भी चोक लगा होता है। तो चोक वायल क्या होता है, अगर हम लोग चोक की बात करते हैं तो वैसे तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारावाही चालक में इंडक्टेंस विद्यमान रहता है। जब चालक तार को कुंडली के रूप में लपेटकर एक नियत मान इंडक्टेंस प्रस्तुत करने के लिए एक फेज का रूप प्रदान कर दिया जाता है तो उसको इंडक्टर या चोक कहते हैं। इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास वायर होते हैं, अगर हम वायर को लपेट के कुंडली बना लेते हैं तो कुंडली बनाने पे क्या होता है कि वो हमारा इंडक्टर या चोक कहलाता है। ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। अब कह रहा है इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस की हम लोग बात करते हैं, इसमें पावर फैक्टर और ये सारी चीजें क्या होंगी। तो एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, इंडक्टेंस कहलाता है। जो हमारा विद्युत धारा होती है उसके जो मान में परिवर्तन होता है तो ये इंडक्टेंस क्या करता है, उसका विरोध करता है। एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है उसका वो विरोध करता है, इंडक्टेंस कहलाता है। इसको हम कैपिटल एल से लिखते हैं, इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो एल के बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। कह रहा है कि एल जो हमारा होता है वो रेजिस्टेंस की तरह होता है। अगर बहुत सारे इंडक्टेंस हमारे श्रेणी में लगे हैं तो जो सब आपस में प्रतिरोध की भांति जुड़ जाते हैं, समांतर लगे होते हैं तो 1/r जैसे हम लिखते थे यहाँ पे 1/l हो जाएगा, वही फॉर्मूला रहेगा। अब कह रहा है कि प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो ये हमारा एक तरीके का प्रतिरोध निकल के आता है कि अगर कुंडली में कोई प्रतिरोध होगा जो धारा के प्रवाह का विरोध करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सएल। प्रतिघात एक्स को हम लोग प्रतिघात बोलते हैं जो प्रतिरोध की तरह होता है और इसका मात्रक भी ओम होता है। तो एक्सएल बराबर 2πfl होता है, एक्सएल बराबर 2πfl, एफ हो गई आवृत्ति और एल हमारा हो गया इंडक्टेंस। ठीक है, जिसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग धारा की बात करते हैं तो V बराबर आई आर आप लिखते हैं, तो जहां पे हम V बराबर आई आर लिखते हैं आर की जगह क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे पास प्रेरणिक प्रतिघात की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शुद्ध प्रेरणिक प्रतिघात अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा तो उसमें क्या निकल के आएगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि अगर केवल इंडक्टर अगर हमारे पास लगा होता है तो उसमें क्या होता है, परिपथ में प्रयुक्त चालकों में कुछ न कुछ प्रतिरोध भी होता है और शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा वोल्टा से, अच्छा यहाँ हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास प्योर इंडक्टर होता है तो विद्युत धारा जो होती है वो लैग करती है, वो पश्चगामी होती है वोल्टेज से 90 डिग्री। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा जो होती है वो 90 डिग्री लैग करती है, पश्चगामी होती है वोल्टेज से। ठीक है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी परिपथ में सिर्फ एल लगा हुआ है तो वहां पे जो शक्ति गुणांक होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। और इसमें जो पावर
खत्म होती है, पावर जो डेसिपेट होती है उसको बोलते हैं, वो भी जीरो होती है। अगर संधारित्र की बात करते हैं, संधारित्र आपको पता है इसमें प्लेट होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होता है। किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित एसी युक्ति जो वैद्युत आवेश को एकत्रित करती है। संधारित्र क्या होगा? एक ऐसी डिवाइस जो विद्युत आवेश को एकत्रित करती है, संधारित्र या कंडक्टेंस कहलाता है। संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। संधारित्र क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में एकत्र करता है, और जो इंडक्टेंस होता है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, आगे कह रहा है संधारित्र प्रतिघात, जैसे हम वहाँ एक्सएल की बात करते थे, हम एक्सी की बात करेंगे। एक्सी की बात करता है तो एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। आपको पता है कि यहाँ पे जो एक्सी हो गया वो उलट गया, वो पलट गया। जो वो है प्रेरकत्व है वो संधारित्र का उल्टा हो गया, इसका मतलब प्रतिरोध में भी उल्टा चलेगा। इसीलिए जब अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में होता है तो समांतर का फॉर्मूला लगाते हैं, समांतर में होता है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाते हैं। अब फिर से अगर बी बराबर आई आर लगाते हैं तो ये फॉर्मूला वही रहेगा, जहां पे आर होगा वहां पे एक्स ही हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास संधारित्र की बात कर रहे हैं बच्चों। आगे दोस्तों कह रहा है कि अगर हम शुद्ध संधारित्र, जैसे हम शुद्ध प्रेरकत्व की बात कर रहे थे, अब कह रहा है शुद्ध संधारित्र होगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा। अब यहाँ हमें समझना, अभी हमने शुद्ध प्रेरकत्व की बात की, शुद्ध अपने प्रतिरोध की बात की, अब हम लास्ट बात कर रहे हैं कि शुद्ध संधारित्र परिपथ होगा तो उसमें वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो कह रहा है केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ में शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहलाता है। अगर हमारे पास सिर्फ सी लगा हुआ, सिर्फ संधारित्र लगा होता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध संधारित्र परिपथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध होता है, तो कह रहा है कि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का बोलता यहाँ लीड करता है, अग्रगामी होती है। तो कहता है कि शुद्ध जो हमारा संधारित्र परिपथ होता है उसमें धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है वोल्टेज से। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कह रहा है शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होता है। यहाँ भी उसका शक्ति गुणांक होता है वो शून्य होता है, लेकिन अग्रगामी होता है। लेकिन इंडक्टिव के केस में क्या होता था कि हमारा वो वहां भी शून्य होता था, लेकिन वहां वो पश्चगामी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने आर के बारे में बात किया, एल के बारे में बात किया, सी के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा जो हमारा जेड होता है, अब अगर तीनों चीजें निकल के आ जाए, किसी परिपथ में हो सकता है आर और एल लगा हो, किसी में आर और सी लगा होगा, किसी में तीनों लगे होंगे, तो वो परिपथ जो हमारा होगा वहां हम लोग क्या निकालते हैं? इम्पिडेंस निकालते हैं, प्रतिबाधा निकालते हैं। प्रतिबाधा बच्चों कब निकालना होगा? जब किसी परिपथ में एक से ज्यादा चीजें लगी होगी, जैसे आर एल लगा होगा, आरसी लगा होगा, या तीनों लगे होंगे, आरएलसी लगा होगा। चलिए फर्स्ट केस हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि हमारे पास अगर आरएल सर्किट होगा, आरएल सर्किट होगा तो देखो आर और एल लगा होगा, तो यहाँ प्रतिबाधा की बात करते हैं। प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस, दोनों हमारे पास रेजिस्टेंस लेने हैं, इसका रेजिस्टेंस आर होता है, एल का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सएल होता है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक की बात करते हैं, तो आर बाई जेड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास अगर आरएल सर्किट होगा तो ये चीजें कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है अगर आरसी ले लें तो आरसी के केस में क्या होगा? जेड हमारा क्या होगा? जहां पे एक्सएल था वहां एक्सी हो जाएगा, और कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा? जो शक्ति गुणांक है आर बाई जेड, ये तो वही रहेगा दोनों के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास तीनों आ जाए, आर एल और सी तीनों अगर जुड़े होंगे तो हमारा क्या होगा? तो एक्सएल और एक्सी दोनों आ जाता है। तो यहाँ पे जो जेड का मान, जो प्रतिबाधा है उसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर निकल के आ जाता है। यहाँ हम डिफरेंस की बात करते हैं, अंतर की बात करते हैं। अगर एक्सएल बड़ा होगा तो एक्सएल ले लेंगे, और एक्सी बड़ा होगा तो हम एक्सी ले लेते हैं। ठीक है, और जो शक्ति गुणांक का मान होगा वो अभी वही रहेगा, कॉस थीटा बराबर आर बाई जेड होता है, इसको हम शक्ति गुणांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कह रहा है अनुनाद, जो हमारे पास आर एल सी, अगर किसी परिपथ में ये तीनों चीजें लगी होती है तो वहां पे अनुनाद निकल के आता है। अनुनाद की बच्चों हम लोग अगर बात करते हैं तो कहता है कि अगर किसी आर एल सी परिपथ में एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुनाद। अगर एक जनरल टर्म में बोले तो कभी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास ब्रिज होता है, ब्रिज पे जो फोर्स जाती है, कहते हैं कि उसको मार्च पास लेफ्ट राइट करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि अगर वो लेफ्ट राइट करते हैं तो हो सकता है उनके पैरों की जो आवृत्ति होगी अगर ब्रिज की आवृत्ति से मैच कर जाती है तो वहां पे अनुनाद हो जाता है, वहां ब्रिज टूट सकता है। इलेक्ट्रिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आरएलसी परिपथ अगर होगा, अगर एक्सएल बराबर एक्सी होगा तो वहां पे अनुनाद निकल के आता है, या वोल्टेज बराबर हो जाए वीएल बराबर वीसी होता है तो वहां पे अनुनाद निकल के आता है। तो जो हमारे पास ये इंपिडेंस का फॉर्मूला था, प्रतिबाधा का फॉर्मूला जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल बराबर एक्सी रखते हैं तो यहाँ से हमें
क्या निकल के आएगा, आवृत्ति निकल के आएगी, एक आवृत्ति निकल के आएगी जिसको बोलते हैं अनुनाद आवृत्ति। क्या निकल के आता है, 1/2 पाई रूट ऑफ LC। तो ये फॉर्मूला निकल के आया बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अनुनाद आवृत्ति कभी पूछ लेता है तो हम लोग अनुनाद आवृत्ति के लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। क्या लगाएंगे, 1 यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, F इक्वल टू 1/2 पाई, यहाँ पे 2 गड़बड़ है, 1/2 पाई रूट ऑफ LC हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हमारे पास जो AC परिपथ होता है उसमें 3 तरीके की पावर होती है, आभासी शक्ति होता है, वास्तविक शक्ति होती है, और तीसरा प्रतिकारी शक्ति होती है, अपेरेंट पावर, ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर। यूपीपीसीएल में हमेशा इनके फॉर्मूले पूछ लेता है, तो या इनके जो मात्रक होता है वो पूछता है। आभासी शक्ति बच्चों क्या होता है, अपेरेंट पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वोल्टेज और करंट, जो वोल्टेज और करंट का जो गुणनफल होता है वही हमारा आभासी शक्ति कहलाता है। इसका मतलब जो वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं, आरएमएस मान निकालते हैं वोल्टेज और करंट का, दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो हमारा आभासी शक्ति निकल के आता है। इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर होता है। जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो यूनिट होती है, उसका जो मात्रक होता है वो केवीए होता है। और जो अल्टरनेटर की बात करते हैं वो भी हमारा केवीए में होता है, क्योंकि वो आभासी शक्ति पर काम करता है। आगे अगर हम लोग, इसका मतलब ये शक्ति गुणांक पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दूसरी शक्ति की बात करते हैं तो वास्तविक शक्ति या ट्रू पावर निकल के आता है। ट्रू पावर बच्चों अगर हम लोग बात करें तो P बराबर VI cos थीटा निकल के आता है। इसका मतलब ये जो शक्ति होगी ये शक्ति गुणांक पर निर्भर करती है, और इसका मात्रक क्या होगा, जो वोल्टेज आरएमएस मान वोल्टेज का, आरएमएस मान करंट का, और शक्ति गुणांक, इन तीनों को अगर हम गुणा कर दें तो ये जो हमारी पावर होती है ये वास्तविक शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक वॉट या किलोवाट होता है। जितनी भी डीसी मोटर होती हैं वो, या हमारे पास जो बल्ब होते हैं वो हमेशा वॉट या किलोवाट में निकल के आते हैं, क्योंकि वो वास्तविक शक्ति लेते हैं। तीसरा प्रतिकारी शक्ति हो गया जिसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। आभासी शक्ति जिसको बोलते हैं, तो वोल्टेज और करंट का जो मान होता है अगर ये हम साइन के टर्म में लेते हैं तो ये हमारा प्रतिकारी शक्ति कहलाता है, VI साइन थीटा। तो ये हमारा प्रतिकारी शक्ति कहलाता है। अगर हम कॉस का मान पता होता है तो वहां से हम साइन का मान निकाल लेते हैं, और साइन का मान निकालने पे अगर हम ये वैल्यू रखते हैं कि आरएमएस मान वोल्टेज का, आरएमएस मान करंट का, और जो ये साइन थीटा होगा, इन तीनों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो प्रतिकारी शक्ति का मान निकल के आ जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर प्रतिकारी कहलाता है। अगर इन तीनों में संबंध की बात करते हैं बच्चों तो ये देखिए हमने एक ट्रायंगल बना रखा है जिसमें केवीए यहाँ पे हो गया, और अगर हम लोग KVAR यहाँ की बात करते हैं KW यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है इससे आपको याद रखना है कि जो शक्ति गुण, ये हमारा VI cos थीटा हो गया, VI sin थीटा हो गया, और ये VI हो गया। ठीक है, तो इनमें आपस में रिलेशन कभी कभी पूछता है। अब शक्ति गुणांक की अगर हम लोग बात करते हैं, शक्ति गुणांक कभी हम लोग निकाले थे, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक जो होता है वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, VI cos थीटा अपॉन VI करते हैं तो cos थीटा निकल के आता है, इसको हम शक्ति गुणांक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई हमारे पास शक्ति गुणांक की और जो पावर है अलग अलग की। और दूसरा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि RLC सर्किट में जो शक्ति गुणांक का मान होता है cos थीटा बराबर R/Z होता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जो हमारे पास शक्ति गुणांक का मान होता है जो हम लोग यूज करते हैं वो लगभग 0.95 होना चाहिए, AC के लिए 0.95 पश्चगामी। इतनी वैल्यू हमें निकल के आती है हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्री में जो शक्ति गुणांक हो रहा होता है वो लगभग 0.95। आइडियल के केस में मैक्सिमम जो शक्ति गुणांक होता है cos थीटा का मान 1 होता है, लेकिन घरों में या जो हमारा उपभोक्ता होता है उपभोक्ता को कितना चाहिए, 0.95 ये शक्ति गुणांक चाहिए। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कितना शक्ति गुणांक की जरूरत पड़ती है। आगे बच्चों ये बात कर रहा है कि अगर हमारे पास एक्सेल और एक्सी दिया होगा तो अगर इनको हम देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे अग्रगामी होगा, कहाँ पे पश्चगामी होगा, कहाँ पे यूनिटी मतलब एक होगा, शक्ति गुणांक का मान इकाई होगा। अगर एक्सेल बराबर एक्सी होगा तो वहां पे हमारा जो शक्ति गुणांक होता है वो इकाई होता है। ये प्रतिरोध के लिए अगर सिर्फ प्रतिरोध लगा होगा। अगर एक्सेल जो हो, एक्सी जो है वो बड़ा होगा एक्सेल से तो लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा, मतलब अग्रगामी होगा। अगर सी का मान बड़ा होगा तो लीडिंग होगा, और अगर लैगिंग की बात करता है जो एक्सी है वो छोटा हो जाएगा तो पश्चगामी कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे एक नया टर्म निकल के आता है प्रविष्यता, एडमिटेंस बोलते हैं। प्रविष्यता का मान जो होता है वो आपको पता है, जो अभी हम लोग इम्पिडेंस की बात कर रहे थे, प्रतिघात की और प्रेरकत्व और उसकी प्रतिबाधा की बात कर रहे थे ना, तो प्रतिबाधा जो होती है उसका अगर हम उल्टा कर दें
तो वो हमारा प्रेष्यता कहलाता है। ठीक है, किसी एसी परिपथ में इम्पिडेंस का विलोम, जो इम्पिडेंस होता है उसका जो विलोम होता है उसको हम एडमिटेंस बोलते हैं या प्रवेश्यता कहते हैं। इसको हम, या ओम इनवर्स, इसका मात्रक ओम उल्टा, या इसको साइमन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक, ये जो होता है मोह या साइमन होता है। इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। वाई का मान जो होता है √G² + B², ये वाई का मान होता है। अब अगर हम लोग जी की बात करते हैं बच्चों, तो जी का मान जो होता है ये भी हमारा चालकता कहलाता है, और जी का मान होता है 1/r। प्रतिरोध का जो उल्टा होता है वो चालकता कहलाता है, प्रतिरोध का विलोम जो होता है वो कंडक्टेंस या चालकता कहलाता है। इसका मात्रक भी ओम जो उल्टा ओम जिसको मोह बोलते हैं या साइमन, ये कहलाता है। ससेप्टेंस, अनुकार्यता, ससेप्टेंस क्या कहलाता है, ये हमने अभी बी की बात की है। अगर जो प्रतिघात है, प्रतिघात का उल्टा कर देते हैं, रिएक्टेंस का उल्टा कर दे तो वो हमारा ससेप्टेंस कहलाता है। अनुकार्यता, अनुकार्यता जो होता है इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं, बी बराबर 1/x कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तीनों के छोटे छोटे टर्म है, इनके मात्रक पूछे जाते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण की बात करते हैं, v बराबर v अधिकतम साइन थीटा, I बराबर I अधिकतम साइन थीटा। तो ये वोल्टेज और धारा में हमारा समीकरण निकल के आता है अगर हम AC की बात करते हैं। अगर 3 फेज सिस्टम की बच्चों बात करते हैं तो ये दोनों पूछता है कि सिंगल में और 3 में क्या अंतर होता है। तो 3 फेज में 3 वोल्टेज होते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं। अगर 2 फेज की बात करते हैं, 2 फेज में हमारा जो वोल्टेज विस्थापन होता है वो 90 डिग्री होता है। और सिंगल फेज की बात करते हैं बच्चों, सिंगल फेज में 220 वोल्ट होता है, जिसमें 2 वायर होते हैं, एक फेज होता है दूसरा न्यूट्रल होता है। 3 फेज की बात करते हैं तो RYB, रेड, येलो और ब्लू, 3 कलर होते हैं उसमें, और तीनों जो वोल्टेज होते हैं एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है कि सिंगल फेज में 2 वायर और 2 फेज हमारा 2 फेज सप्लाई कहलाता है, इसमें 90 डिग्री पे होता है। और जो 3 फेज की हम लोग बात करते हैं तो इसमें 120 डिग्री पे होता है, पहला 0 पे, दूसरा 120 पे और तीसरा 240 डिग्री पे होता है। ये स्टार और डेल्टा की बात करता है कि स्टार और डेल्टा में अगर कनेक्शंस होते हैं तो उसकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। स्टार डेल्टा बेसिकली हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे 3 फेज सप्लाई होती है। तो बच्चों ये रिलेशन है कि अगर स्टार और डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की बात करते हैं, लाइन वोल्टेज का मतलब जो सप्लाई आ रही है वो लाइन की होती है, और फेज का मतलब जो डिवाइस के अंदर जो वोल्टेज आता है वो हमारा फेज वोल्टेज। लाइन का मतलब बच्चों की 2 वायर के बीच का वोल्टेज होता है, और फेज का मतलब न्यूट्रल और एक फेज का वो जो वोल्टेज होता है उसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, इसको हम समांतर समीकरण भी कहते हैं। इसमें जो फेज करंट होती है वो लाइन करंट से 1/3 हो जाता है। इसका मतलब करंट का मान यहाँ पे बदल जाता है बट वोल्टेज का मान सेम रहता है डेल्टा में। अब डेल्टा कनेक्शन आप देख रहे हैं कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, करंट की वैल्यू जो होती है वो बदल जाती है और इसका मान सेम रहता है। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है कि अगर हमारे पास स्टार में होगा तो स्टार में करंट की वैल्यू सेम होती है। अगर करंट की वैल्यू सेम है आपकी तो वोल्टेज का मान बदल जाएगा, तो जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का 1/3 हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। रिलेशन पूछ लेता है कि स्टार में बताओ करंट में क्या रिलेशन होता है या वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, तो आपको उसको याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे कहीं भी कि डेल्टा में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है तो करंट बदलती है, और स्टार में करंट सेम होता है, करंट पूरे सर्किट में सेम होती है, कहीं नहीं बढ़ती तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो वी फेज का मान लाइन वोल्टेज का √3 होता है। अब अगर पावर की हम लोग बात करते हैं तो 3 फेज में पावर कितनी होती है, तो टोटल पावर जो होती है √3 VL/IL cos थीटा होता है। हम VL/IL cos थीटा जो हमारे पास रियल पावर थी उसमें अगर हम लोग √3 कर देते हैं तो हमारे पास ये लाइन पावर निकल के या टोटल पावर निकल के आ जाती है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर हमारे पास जो 3 फेज होता है अगर हमें इसका उल्टा कर देते हैं तो हमारी डिवाइस उल्टी हो जाती है। RYB है, अगर हम RBY कर देते हैं तो जो हमारी जो डिवाइस होती है वो उल्टी चलने लगती है। ये 3 फेज का, अगर 3 फेज प्रेरणा मोटर की बात करो कि अगर उसको उल्टा करना है तो हम लोग उसको बदल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3 फेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। और विद्युत विस्थापन अगर किसी भी मशीन के लिए किसी फेज के लिए निकालना होता है, ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो विस्थापन हम कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन फेजों की संख्या। मान लो सिंगल फेज है तो हमारा कितना होगा, 2 फेज है तो कितना होगा, 3 फेज है तो कितना होगा, यहाँ से 120 और 90 डिग्री निकल के आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने अभी डिस्कस किया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 या 5 क्वेश्चन इसके UBPCL में या और एग्जाम में आते हैं, तो ये आप लोग इसको करें
और वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और लगातार बच्चों, अगर ये मैंने 15-16 वीडियोस जो आपके चैप्टर्स हैं वो मैं बनाऊंगा, अगर आप ये सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि यूपीपीसीएल में 75% क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, आप तक आसानी से पहुँचते रहें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।